गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। बच्चों, इस समय हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इतिहास का टॉपिक है और इसमें हम आपको 3 पार्ट इसका पहले ही बता चुके हैं। जितनी महत्वपूर्ण बातें थी लगभग उसमें 90% बातें हमने उन तीनों पार्ट में देख लिया है वीडियो के माध्यम से। आप लोग उन तीनों पार्ट को पहले देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें उसमें ऐसी ऐसी हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी बहुत सी बातें उसमें बताई गई हैं। आप उन सब तीनों वीडियो को देख लीजिएगा। उन तीनों का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसको पहले देख लीजिएगा। हम लोग बच्चों आज इस पार्ट में भारत के राष्ट्रवाद के उदय में आज चौथा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम आज नया टॉपिक देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये इस पार्ट का अंतिम पार्ट होगा, अंतिम वीडियो होगा बच्चों। और इसमें हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन कौन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और उसके बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या क्या थी कि किस स्थान पर जाके सविनय अवज्ञा आंदोलन फेल होने लगा। और फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जो इसके बाद जो सामूहिक अपनेपन का जो भाव था उसको विकसित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। और ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है बच्चों। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में भी और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो जैसा कि टॉपिक यहाँ पर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में पढ़ने के लिए हम लोग पहले थोड़ा सा इसके पहले वाले वीडियो में चले, इसके पहले वाले लेक्चर में चलते हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि असहयोग आंदोलन जो होता है, और असहयोग आंदोलन शुरू तो होता है पूरे देश में, राष्ट्रव्यापी रूप से फैलता है, लेकिन जगह जगह हिंसा शुरू हो जाता है। और जैसा कि गांधी जी का मंशा था कि भाई हम जो कोई आंदोलन करेंगे तो कोई खून खराबा नहीं होगा, कोई हिंसा नहीं होगी, लेकिन उसके विपरीत क्या होने लगा कि जगह जगह हिंसा शुरू हो गया। और वो हिंसा इसलिए होने लगा कि अंग्रेजों की जो नीतियां थी वो बहुत ही दमनात्मक थी। वो किसी भी मांग को वो पूरा भी नहीं करते थे, और क्या करते थे उसके बदले में वो लोग लाठी चलाते थे, गोली चलाते थे। तो भारतीयों को भी गुस्सा आ जाता था, तो कहीं कहीं हिंसा भड़क जाती थी। उसी हिंसा के क्रम में हमने आपको बताया था चौरी चौरा का भी कांड होता है, और इस चौरी चौरा के कांड से गांधी जी को बड़ा ठेस पहुंचता है, और वो क्या निर्णय लेते हैं कि अब इस असहयोग आंदोलन को वापस लेना ही ठीक होगा। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जैसा कि ये सब बातें हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिटेल रूप से किया है। तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर स्थिति ये बनती है कि क्या भारतीय लोगों का जो क्रम चल रहा था अपने आदेश को लेके, अपने देश को आजाद करने के लिए, तो वो बंद नहीं हुआ था। असहयोग आंदोलन केवल स्थगित किया गया था, और स्थगित होने के बाद क्या हुआ था कि गांधी जी को जेल भी भेजा गया, उनको देशद्रोही बताया गया और 6 वर्ष की सजा हो जाती है। तो स्थिति क्या होती है कि उनको जब जेल चले जाते हैं तो 6 वर्ष की सजा काट के जब 1924 में जब वो जेल से छूटते हैं, और 1924 में जेल से छूटने के बाद गांधी जी क्या करते हैं कि आते हैं, तो वो यहाँ पर राजनीति में फिर से प्रवेश नहीं करते हैं, बल्कि वो सामाजिक कार्यों में लग जाते हैं। कि जैसे जो छोटे तबके के लोग थे, जो निचले तबके के लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनकी सहायता के लिए वो जगह जगह जाते थे, और उनकी जो समस्या हुआ करती थी उनको वो निवारण करते थे। उसी बीच हमने आपको बताया था कि जब 1930 में जब पहली बार क्या होता है कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन किया जाता है। कांग्रेसियों का एक बहुत बड़ा आयोजन होता है 1930 में। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देखा जाता है कि जो भीड़ आती है वो बहुत ही असंतोषजनक भीड़ रहती है। अर्थात कांग्रेस को लगता है, यहाँ के लोगों को लगता है, यहाँ के नेताओं को लगता है भारत के कि जो अभी तक आंदोलन हुआ है, असहयोग आंदोलन से लोग बहुत क्या होते, आधे से ज्यादा लोग नाराज हो गए थे उसको वापस लेने की वजह से। इसलिए जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 1930 में, उसमें बहुत सारे लोग नाराजगी बस नहीं आए थे। तो भीड़ बहुत ही कम थी, इसलिए यहाँ के नेताओं को लगा, यहाँ कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उस पार्टी को लगा, मुस्लिम लीग को लगा कि भाई संख्या कम आने का मतलब है कि लोग नाराज हैं। इसका मतलब अब
अभी हमारा काम बंद नहीं हुआ है। अभी हमें क्या करना है कि पहले सबको क्या करें, संगठित करें। अभी कहीं न कहीं भारत के जो विभिन्न वर्ग हैं, जैसे मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, व्यापारी हैं, किसान हैं, श्रमिक हैं, ये सब अलग अलग मुद्दे पर काम कर रहे हैं, तभी सबको समझ में नहीं आ रहा और अभी सब एक नहीं हुए हैं। तो लोगों ने सोचा कि सबसे पहले अब क्या किया जाए कि आंदोलन करने से पहले क्या किया जाए कि हम पहले पूरे देश के समस्त लोगों को क्या करें, पहले इकट्ठा करें। क्योंकि जब तक देश के सभी वर्ग इकट्ठा नहीं होंगे तब तक हम देश में आजादी को बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते। भाई अगर हम अकेले लड़ाई करेंगे या कोई एक वर्ग लड़ाई करेगा तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों को भगाना इतना आसान नहीं था। तो लोगों के दिमाग में आया कि हम क्या करें, पहले देश में जो अलगाववादी लोग हैं, अलग अलग थलग चल रहे हैं, उनकी समस्याओं को देखा जाए, उनको एक किया जाए। तो अब एक करने का काम कर कौन सकता था? तो लोगों के दिमाग में आया भाई ये सबसे अच्छा काम ये गांधी जी ही कर सकते हैं। गांधी जी के अंदर ऐसा गुण था कि वो लोगों को एकत्रित करने का, उनके अंदर एक शक्ति थी, पावर थी, विल था, वो लोगों को संगठित कर लेते थे। तो लोगों ने फिर गांधी जी को मतलब कि एक बार फिर से याद किया। यद्यपि वो राजनीति छोड़ चुके थे, 1924 में जब वो जेल से छूटे तो वो राजनीति से हट गए थे, लेकिन लोगों ने उनसे जाके मिला कि भाई देखिए आप आइए, आप ऐसे काहे दूर रह रहे हैं, आपके बिना देश आजाद नहीं हो सकता है। तो गांधी जी को भी लगा कि भाई देश की बात है और उस समय देश में गांधी जी की जरूरत भी थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है हम आते हैं। फिर क्या होता है कि जब ये आते हैं यहाँ पर इनके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ 1930 में फिर से आते हैं, उसके बाद इन्होंने पूरा एक मसला तैयार होता है, पूरे सारे लोग इकट्ठा होते हैं, वो कहते हैं भाई देखिए पहले आप सबको संगठित करिए, और सबको संगठित जब तक हम नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर हम स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पर आधे से कम लोग आए थे, इसका मतलब लोग स्वतंत्र अपने आप को मान ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब सब अलग थलग है। तो सबको इकट्ठा करने के लिए गांधी जी ने कहा कि ठीक है अभी एक आंदोलन की जरूरत है, अर्थात एक आंदोलन किया जाएगा और वो ऐसा आंदोलन होगा कि जिसमें सबको इकट्ठा किया जाएगा, और वो आंदोलन हमारा मार धाड़ वाला नहीं होगा। यद्यपि गांधी जी जो जो भी आंदोलन किया करते थे उसमें हिंसा का कहीं से कोई नाम निशान नहीं होना था, लेकिन ऐसा स्थिति बन जाती थी कि वो कहीं न कहीं हिंसा रूप ले ही लेती थी। परंतु गांधी जी इस बार फिर उन्होंने कहा कि भाई हम लोग एक आंदोलन करेंगे और आंदोलन के माध्यम से लोगों को, यहाँ के लोगों को हम इकट्ठा करेंगे, और आंदोलन हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। हम करेंगे क्या कि एक आंदोलन इस तरीके से करेंगे कि अंग्रेजों द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनको हम एक एक करके तोड़ेंगे। अंग्रेज बहुत सारे कानून ऐसे बना दिए थे जो भारतीयों के लिए बिल्कुल असहज था, भारतीयों के लिए बिल्कुल कानून नहीं था, बल्कि आप कह सकते हैं काला पानी था वो। तो गांधी जी ने कहा कि हम क्या करेंगे कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को हम क्या करेंगे, एक एक करके तोड़ेंगे। तो अब स्थिति क्या होती है, उसी आंदोलन को, और तोड़ेंगे कैसे, विनय पूर्वक, उनसे झगड़ा करके, मार करके या युद्ध करके हम नहीं तोड़ेंगे उनका कानून, बल्कि हम विनय पूर्वक उनसे कहेंगे भाई देखिए आपने जो कानून बनाया है ये हम लोगों को सूट नहीं कर रहा है, ये अच्छा नहीं है, और उसको हम तोड़ेंगे। उसी कानून को कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। अर्थात जो आंदोलन गांधी जी ने कहा कि इस एक आंदोलन चलाएंगे उसका नाम क्या दिया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय का मतलब होता है विनय पूर्वक, अर्थात हम अपनी बात को मनवाएंगे, और कैसे बनवाएंगे, विनय पूर्वक, मारपीट करके नहीं, हिंसा करके नहीं, बल्कि सविनय अवज्ञा। अवज्ञा माने आज्ञा को ना मानना, अर्थात अंग्रेज जो कानून बनाए थे उनको ना मानेंगे नहीं, और कैसे नहीं मानेंगे, विनय पूर्वक नहीं मानेंगे। तो इस आंदोलन का नाम उन्होंने क्या दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को, अब यहां पर बात आई कि भाई हम कानून को तोड़ेंगे, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को हम तोड़ेंगे विनय पूर्वक। तो अब दिमाग में ये बात आई कि अब कौन सा कानून पहले तोड़ा जाए। कानून तो बहुत सारे बने थे, तो कानून, किस कानून को हम पहले तोड़े कि हमारा ये आंदोलन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो उसी कानून के तोड़ने से। तो गांधी जी को लगा कि हम बहुत निचले स्तर से काम करें। तो उस समय उनको लगा कि ये जो नमक था, नमक को लेके कहीं न कहीं अंग्रेज क्या करते थे कि नमक बनाने का पूरा एकाधिकार अपने पास रखे थे। यद्यपि नमक तो सबको जरूरत होती है, जानते ही आप, बिना नमक के कुछ नहीं होता है, इसलिए उस पर पूरा पूरा एकाधिकार किसका था, अंग्रेजों का था। और भारतीयों को मना किया गया था कि आप
नमक नहीं बनाएंगे। और नमक जो बनाता था, अगर मान लीजिए गलती से बना भी लेता था तो उसको बड़ी कड़ी सजा मिलती थी। कहने का मतलब नमक पर कानून बनाया गया था कि नमक कोई अंग्रेजों के सिवा कोई दूसरा भारतीय नहीं बनाएगा। तो गांधी जी के दिमाग में आया कि हम पहले क्यों ना नमक कानून को ही तोड़ें, क्योंकि ये नमक सबका। अच्छा, नमक को ही काहे चुना गया? अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ सकता है कि और बहुत सारे कानून थे, नमक को ही क्यों चुना गया? क्योंकि नमक इसलिए चुना गया कि नमक गरीब घर से लेके अमीर घर तक के लोगों के लिए नमक, भाई आप जानते हैं खाना सबके यहाँ बनता था, तो नमक तो सबके यहाँ यूज होता है, इसलिए उन्होंने ऐसी चीज को चुना जिसमें सारे लोग हिस्सा ले सकें। भाई नमक कानून टूटेगा तो जो अभी तक लोग छिन्न भिन्न थे वो सब एक साथ आएंगे, क्योंकि नमक सबको जरूरत थी और नमक बड़ा महंगा है, लोग बेचा करते थे अंग्रेज लोग, क्योंकि जरूरत सबको थी, नमक सबको खरीदना पड़ता था, उस पर टैक्स इतना ज्यादा था कि लोग परेशान रहते थे। तो लोगों को लगा कि अगर नमक हम लोग भी बनाना शुरू कर देंगे तो इतना टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, आसानी से काम हो जाएगा। अच्छा, नमक बनाना सस्ता भी था, बिल्कुल नमक में कोई चार्ज नहीं लगता था बनाने में, समुद्र के पानी को उबाल के नमक बनाया जाता था। तो गांधी जी ने इसलिए नमक को चुना। मान लीजिए आपसे कोई पूछ भी सकता है भाई नमक ही क्यों चुना गया, तो नमक इसलिए चुना गया कि नमक जो था वो सभी लोगों के द्वारा यूज हुआ, भाई हो रहा था, आज भी होता है, घर घर में नमक, बिना नमक के कोई काम नहीं होता, कोई खाना नहीं बनता। तो नमक को ही इन्होंने चुना कि नमक बनाएंगे और नमक बनाकर जो इनका कानून है उसको हम तोड़ेंगे। तो गांधी जी ने सोचा कि भाई सबसे पहले क्या करें, कभी कानून तोड़ने से पहले उन्होंने सोचा कि एक बार हम अपनी पहल को अंग्रेजों तक पहुंचाएं। आंदोलन शुरू करने से पहले उन्होंने अपनी कुछ मांगों को, उस समय का जो गवर्नर था लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड इरविन के पास गांधी जी ने अपना 11 सूत्री, 11 मांगों को उन्होंने लिखा कि भाई ये मांग है हमारी, आप इसको अगर इतने समय तक, अगर आप इस डेट तक नहीं मानते हैं तो हम एक नया आंदोलन शुरू करेंगे और उस आंदोलन को फिर हम करेंगे, हम पूरा भारतवासी मिलकर आंदोलन करेंगे। तो वो 11 सूत्री मांग जो जाता है लॉर्ड इरविन के पास, तो उसमें बहुत सारी मांग, उसमें कुछ बातों को मैंने आपको बताया है, यहाँ पर अभी हम पढ़ते हैं इसको क्या क्या चीज थी। जैसे उसमें पहला तो यही था कि नमक कानून को वापस लेना था। पहली बात उसमें लिखा था कि नमक कानून जो आपने बनाया है कि आप ही केवल बनाओगे, अर्थात अंग्रेज ही बनाएंगे, तो इसको आप वापस लीजिए। पहला मांग ये था कि नमक भारतीय द्वारा भी बनाए जाए। दूसरा इसमें कहा गया था कि नशीली वस्तुएं जो यहाँ पर बिक रही हैं उनकी बिक्री यहाँ पर ना हो। ऐसे ऐसे करके कुल 11 मांगे उनकी थी और ये मांगे उन्होंने लॉर्ड इरविन के पास भेजा। लेकिन उस मांग को पढ़कर लॉर्ड इरविन के बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ा और गांधी जी की मांग नहीं मानी गई। फिर गांधी जी मजबूर हो गए इस आंदोलन के लिए, सभी ने अवज्ञा आंदोलन के लिए उन्होंने घोषणा कर दी और उन्होंने चूंकि प्लानिंग कर लिए थे कि हमको सबसे पहले कानून कौन सा तोड़ना है, नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना है, तभी हमारा ये आंदोलन शुरू होगा। तो वो क्या करते हैं कि 78 लोगों से, अर्थात 78 लोगों के द्वारा ये काम शुरू करते हैं। उन्होंने एक स्थान चुना और गुजरात में एक साबरमती आश्रम उन्होंने बनाया था और उन्होंने क्या किया कि दांडी एक जगह थी, वहां से लगभग 240 मील की दूरी पर दांडी एक जगह थी। उन्होंने उस स्थान को चुना चूंकि वो समुद्र के किनारे था। तो उन्होंने कहा कि हम गुजरात से चलेंगे, अर्थात साबरमती से चलेंगे, 240 मील की दूरी जाकर वहां पर नमक बनाएंगे और नमक बनाकर ये अंग्रेजों का कानून जो है तोड़ेंगे। जब हम बना लेंगे तो कानून टूट जाएगा। तो उन्होंने 78 लोगों के साथ अपनी पूरी ये यात्रा प्रारंभ की, जिसको दांडी यात्रा के नाम से भी, क्योंकि दांडी जगह थी, दांडी के लिए साबरमती से दांडी गए थे पैदल। और कितने लोग शुरू में प्रारंभ किया? 78 लोग। ये सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो ये यात्रा जो उनकी प्रारंभ होती है 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होती है। क्योंकि नया करंट 2000 चल रहा है, दिमाग में 2000 चल रहा है। तो 12 मार्च 1930 को उनकी यात्रा प्रारंभ होती है। और कितने लोगों से प्रारंभ होती है? 78 लोगों से। यहाँ पर हमने कुछ बातों को नोट कर रखा है बच्चों, आइए उसको हम लोग देखते चलते हैं और एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन्हें जो है ब्रिटिश कानूनों को विनय पूर्वक तोड़ना। कहने का मतलब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो लक्ष्य था वो ब्रिटिश कानून को विनय पूर्वक अर्थात सम्मान पूर्वक उसका तोड़ना था। और इसमें क्या कहा गया कि नमक कानून तोड़ने का निर्णय लिया गया, सबसे पहले नमक कानून को तोड़ा जाए।
उसके बाद क्या था, नमक बनाने पर प्रतिबंध था, यह केवल अंग्रेजी सरकार ही बना सकती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नमक बनाने पर प्रतिबंध था, भारतीयों को नमक बनाने का एकाधिकार केवल अंग्रेजी सरकार को थी। फिर क्या हुआ कि लॉर्ड इरविन के पास गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे भेजी। जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने पहले आंदोलन शुरू करने से पहले लॉर्ड इरविन के पास उन्होंने मांगों को भेजा, अपने 11 सूत्री मांग को भेजा, जिसमें उनकी कुछ मांगे मुख्य मांगे थी। जैसे पहला मांग उनका था नमक कानून वापस लो, दूसरा था नशीली वस्तुओं की बिक्री ना हो यहाँ पर, और तीसरा इन्होंने लिखा कि कर को कम किया जाए। जो यहाँ टैक्स लगता था उसमें भी उनको, भाई किसान लोग, आम जनता बहुत परेशान थी, इतना ज्यादा कर था कि उसमें ये भी मांग रखा गया कि जो कर आप ये लगाए हो इसको आप आधा करो, ये बहुत ज्यादा है। ऐसे ऐसे 11 सूत्री मांग इरविन के पास भेजा गया, लेकिन इरविन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और गांधी जी फिर से मतलब अवज्ञा करने के लिए, आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या हुआ, 78 साथियों के साथ गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक की यात्रा प्रारंभ की। कब की, ये डेट आप याद रखिएगा, 12 मार्च 1930। कितने साथियों के साथ, 78 साथियों के साथ। कहां से, साबरमती से, कहां के लिए, दांडी के लिए। और ये जो यात्रा थी वो दांडी यात्रा के नाम से जानी जाती है। ध्यान देना, कभी कभी एग्जाम में दांडी यात्रा पूछ लेते हैं, तो दांडी यात्रा कुछ और नहीं थी, बल्कि गांधी जी द्वारा जो नमक कानून को तोड़ा गया था, साबरमती से कहां तक, दांडी तक। कितनी दूर था, 240 मील की दूरी थी। जो यात्रा इन्होंने प्रारंभ किया 78 लोगों को लेकर, उसी यात्रा को एक नया नाम दिया जाता है, दांडी यात्रा। तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाए तो आप उसमें हड़बड़ाए नहीं। तो 78 लोगों के द्वारा ये यात्रा प्रारंभ किया गया 12 मार्च 1930 को। कुल 240 मील की दूरी, और एक प्रतिदिन क्या होता था कि प्रतिदिन 10 मील का एक लक्ष्य रखा गया था। गांधी जी ने जब वहां 78 लोगों को लेके चले तो प्रतिदिन 10 मील पर जाके रुका करते थे, 10 मील चलते थे रोज। और इनका टारगेट क्या था कि भाई 10 मील चलने के बाद रुकते थे। रुकते इसलिए थे कि भाई जहां जहां रुकते थे लोगों को पता चलता था, आरी बगल वालों को, कि गांधी जी आके यहाँ पर उनका आंदोलन चल रहा है और गांधी जी आके यहाँ रुके, तो लोग इकट्ठा हो जाते थे। और जब लोग इकट्ठा हो जाते थे तो गांधी जी क्या होता था, इस आंदोलन के बारे में उनको बताते थे कि भाई देखिए हम लोग एक आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे है। तो जब सबको अच्छा लगता था कि भाई वाकई में अंग्रेज हमारे ऊपर ज्यादती कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि वो लोग भी उसी में शामिल होते चले गए। 78 से स्थिति बढ़ती चली गई और हर 10 मील पर वो रुका करते थे। और उन्होंने इतनी लंबी यात्रा क्यों प्रारंभ की, एक बार इंटरव्यू में प्रश्न कर लिया गया था कि इतना लंबा सफर उन्होंने क्यों तय किया कि भाई 240 मील बहुत ज्यादा होता है। तो उसका टारगेट क्या था, गांधी जी का जो मेन मुद्दा था, उन्होंने सोचा कि अगर लंबी दूरी होगी तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या कर पाएंगे, इकट्ठा कर पाएंगे, और सब लोग जब साथ में मिलकर हम वो कानून तोड़ेंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो 10 मील रोज चलते थे और 240 मील की कुल दूरी थी, तो इसका मतलब कुल 24 दिन उनको लगा होगा कहां पहुंचने में, दांडी पहुंचने में। तो 24 दिन के बाद यहां मैंने लिख रखा है कि 240 मील की दूरी प्रतिदिन 10 मील चलने के बाद क्या होता है, 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए। कब निकले थे, 12 मार्च 1930 को, और 24 दिन चलने के बाद 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए। तो दांडी पहुंचने के बाद 5 अप्रैल 1930 को, दूसरे दिन यानी 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने समुद्र के पानी से उबालकर नमक बनाया। और नमक बनाने के बाद जब ये घटना पता लगा कि भाई अंग्रेजों को भी पता लगा कि गांधी जी ने ऐसा आंदोलन शुरू किया, और बहुत पूरा एकदम मजमा लेके पहुंच गए थे। 78 लोग वहां से निकले थे, लेकिन वो 240 मील की दूरी तय करते करते उनके पास हजारों की संख्या में भीड़ पहुंच गई थी। और नमक कानून तोड़ते समय इतनी जनता थी कि बिल्कुल वहां पर सम्मानजनक भीड़ थी। तो 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने दांडी में पहुंचकर समुद्र की पानी से इन्होंने क्या किया, नमक बनाकर कानून को तोड़ा। तो इसी को एक सत्याग्रह नाम दिया जाता है, नमक सत्याग्रह। याद रखेंगे, एग्जाम में नमक सत्याग्रह भी पूछा जाए तो वो आप घबराइएगा मत, वही नमक कानून को तोड़ना ही नमक सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब हमने आपको पहले ही बताया है, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा पर आधारित था। अर्थात गांधी जी पहले भी कहे थे कि हम कोई भी कानून करेंगे, कोई भी कानून बनाएंगे या कोई आंदोलन करेंगे तो हम सत्याग्रह के माध्यम से ही करेंगे। अर्थात उसमें सत्य होगा, उचित होगा और अहिंसा होगा, उसमें कहीं हिंसा नहीं आएगा। तो स्थिति यहां पर क्या बनती है कि उन्होंने नमक बनाकर कानून को तोड़ा।
इसके बाद क्या होता है, जब एक जगह कानून टूट जाता है गांधी जी द्वारा, नमक कानून टूट जाता है अंग्रेजों का, तो धीरे धीरे ये बात लोगों तक पहुंचती है, पूरे देश में आग की तरह एकदम फैलती है। तो लोगों ने जगह जगह पर फिर अपनी अपने स्थान पर नमक बना के कानून को तोड़ना प्रारंभ कर दिए। पहले तो शुरुआत गांधी जी ने किया, लेकिन जब लोगों को यह पता चला कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया है, तो पूरे देश की जनता इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जगह जगह फिर यहाँ पर नमक बनाकर कानून को तोड़ा गया। लेकिन क्या ये बात अंग्रेजों को अच्छा लग रहा था? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल जो हमेशा से करते चले आए थे, फिर से उन्होंने उसी हथियार का उपयोग किया कि जहां जहां लोग नमक बनाने का काम कर रहे थे, उनको बिल्कुल गोली बारी लाठी डंडा जैसे उनका काम था वो अपना काम कर रहे थे, अर्थात उस आंदोलन को दबाने की कोशिश में लगे थे। क्या होता है कि नमक कानून को तो तोड़ा गया, अलग अलग जगह पर नमक बनाकर तोड़ा गया, और उसके साथ साथ विदेशी सामान का बहिष्कार फिर से प्रारंभ हो गया। कहने का मतलब जो विदेशी वस्तुएं थी उसको उठा उठा के फेंका गया, उसकी होली जलाई गई। कहने का मतलब एक बार फिर से लोगों में, भारत के लोगों में एक बार फिर से आंदोलन वही जो शुरुआत में था उसी की भाव फिर होता है। और क्या होता है कि अंग्रेज बौखला जाते हैं कि एक बार फिर से ये लोग तैयार हो गए हैं। फिर क्या होता है कि लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जाता है, और बताया जाता है कि लगभग 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। उसी समय एक नेता हुआ करते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे, और ये गांधीवादी थे, गांधी जी की पूरी बातों का अमल करते थे, और जैसे जैसे गांधी जी का ट्रैक था उसी ट्रैक पर ये चलते थे। इसीलिए इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। कई बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता था? सीमांत गांधी, यानी गांधी के समरूप माना जाता था, गांधी जी के बराबर। तो होता क्या है कि 1930 में सीमांत गांधी भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, क्योंकि वो नमक कानून तोड़ने में वो भी गांधी जी के साथ ही हर जगह आंदोलन कर रहे थे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब? 1930 में। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब खान अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी हो जाती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, तो जनता बिल्कुल उग्र हो जाती है कि अब बताइए, ये हमारे लीडर थे, इनको जेल में डाल दिया। फिर और तोड़फोड़ शुरू हो जाता है। जो सरकारी बसें होती हैं, सरकारी जगह पर सरकारी कार्यालय जितने होते हैं उसमें आगजनी वगैरह शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर उसके 1 महीने बाद गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गांधी जी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। तो जनता अब तो और उग्र हो जाती है, और स्थिति क्या होती है कि अब जगह जगह आगजनी हिंसा में बदल जाता है। गांधी जी के गिरफ्तार होने से हिंसा शुरू हो जाता है, अर्थात लोग मारने मरने पर तैयार हो जाते हैं। फिर से जब हिंसा प्रारंभ हो जाती है तो स्थिति फिर वही बनती है। गांधी जी को लगता है कि अब तो ये आंदोलन हिंसात्मक हो गया, जैसा कि उन्होंने लक्ष्य लेके चला था कि भाई हिंसा नहीं होगी, मारपीट नहीं होगी। लेकिन अंत में क्या होता है, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जनता पागल हो जाती है और लोगों को मार मार के बिल्कुल वही हिंसा शुरू हो जाता है। फिर अंत में गांधी जी 5 मार्च 1931 को आंदोलन को क्या कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्योंकि उनके पास यही एक हथियार था कि अगर हम आंदोलन को वापस नहीं ले लेंगे तो जनता, जो अभी थोड़ा हिंसा हो रहा है, बहुत ज्यादा हिंसा होने लगेगा, और किसी मसले का हल जो है हिंसा झगड़ा लड़ाई नहीं होता है। तो 5 मार्च 1931 को ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया गया था ये वापस ले लिया गया। फिर क्या होता है, आप ये डेट हम इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं कि आप डेट याद रखें, क्योंकि एग्जाम में आपका ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे आपका एकेडमिक एग्जाम हो। कहानी तो आप बिल्कुल सुन लेते हैं, लेकिन जब आप डेट वाइज उसको लिखते हैं तो आपको अच्छे अंक मिलते हैं। आपको चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे आपका एकेडमिक एग्जाम हो। तो ये डेट याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को आंदोलन गांधी जी द्वारा वापस ले लिया जाता है। तो 31वें आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। फिर क्या होता है कि गांधी जी जो है कुछ सोचते हैं कि भाई समझौता किया जाए, अंग्रेजों से समझौता किया जाए। भाई हिंसा बहुत ज्यादा भड़क रहा था, उसमें भारतीयों का भी नुकसान हो रहा था, अंग्रेजों का भी नुकसान हो रहा था। तो वो लॉर्ड इरविन से मिलते हैं और वो कहते हैं भाई देखिए, हमने जो 11 सूत्री मांग रखा है आप उस पर विचार करिए। हम लोग इस तरीके से कब तक आंदोलन करेंगे या कब तक हम इसको वापस लेते रहेंगे। तो इरविन ने कहा कि भाई देखिए, आप लंदन चले जाइए और लंदन में एक सम्मेलन होने वाला है, गोलमेज सम्मेलन। उसमें आप जाइए, अपनी बातों को रखिए, जो 11 सूत्री मांग है आप वहां रखिए।
आप जब वहां इस मांगों को रखेंगे, अगर उन लोगों को लगेगा कि नहीं आपका ये जो 11 सूत्री मांग है ये सही है, तो हम भी लागू कर देंगे। तो गांधी जी कहाँ जाते हैं? लंदन। 1931 में लंदन के गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जाते हैं और वो 11 सूत्री मांगों को वहां पर रखते हैं, लेकिन वो 11 सूत्री मांग वहां पर भी इनकी मानी नहीं जाती है और इनको निराश होकर भारत लौटना पड़ता है। और जब ये भारत लौट के आते हैं तो इनको क्या होती है कि यहाँ पर बड़ी स्थिति खराब हुई रहती है। जब लंदन चले जाते हैं तो यहाँ पर अंग्रेज जो है यहाँ के लोगों से और ज्यादा बर्बरता पूर्वक पेश आते हैं, क्योंकि उस समय जवाहरलाल नेहरू, सीमांत गांधी जैसे महान नेताओं को क्या कर दिया गया था? जेल में डाल दिया गया था और लोगों की बड़ी बुरी तरीके से पिटाई हो रही थी, लोग बहुत मर रहे थे। तो गांधी जी जब यहाँ आए तो उनको लगा कि क्या किया जाए, आंदोलन को फिर से शुरू किया जाए या ना शुरू किया जाए। तो उनको लगा कि ये लोग मारने पीटने पे लगे हैं तो आंदोलन को फिर से स्टार्ट किया जाए। तो 1932 में इन्होंने फिर से आंदोलन शुरू किया, यही सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि खत्म हो गया था। यहाँ पर मैंने आपको बताया 5 मार्च 1931 को समाप्त हो गया था। इन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन इस बार वो उत्साह नहीं था जो शुरुआत में था। क्योंकि कोई चीज अगर एक बार ब्रेक कर जाता है तो लोगों में नाराजगी, जैसे असहयोग आंदोलन में नाराजगी लोगों को हुई थी वापस लेने के बाद, वैसे इस आंदोलन में भी लोग नाराज हुए, तो वो उत्साह नहीं रहा जब दोबारा इन्होंने 1932 में आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे ये आंदोलन कमजोर पड़ता जाता है और 1934 में आते आते आंदोलन क्या होता है? पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये डेट आप याद रखिएगा, 1934 तक आंदोलन समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन कौन से लोगों ने हिस्सा लिया था और किस प्रकार से उनका योगदान था, हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देशवासी, पूरे भारत में सभी पूरे देशवासी इस आंदोलन का खुलकर सपोर्ट किए थे। उसमें से जैसे प्रमुख आप देख सकते हैं, जैसे किसान, अगर किसान को देखा जाए तो किसान जो थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग अलग अलग प्रकार से बताइए कि किसानों द्वारा इस सविनय अवज्ञा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया था। ऐसा क्यों था? क्योंकि वो जानते थे कि किसानों को ही टैक्स देना पड़ता था और टैक्स इतना ज्यादा था अंग्रेजों का कि उनकी कमर टूट गई थी। तो जाहिर सी बात है कि वो बिल्कुल ऊब गए थे। तो इसलिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का पूरी तरीके से बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया और उसका पालन भी किए। इसके बाद किसानों के साथ साथ व्यापारी वर्ग भी बहुत ज्यादा परेशान थे। जैसा कि आपको पता है कि जो वहां का ब्रिटेन का, अर्थात जो इंग्लैंड का जो सामान आता था वो यहाँ पर सस्ते दर में बेचा जाता था, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं था, कोई आयात शुल्क नहीं था। तो जब वो सस्ते दाम में बिकता था तो यहाँ के जो व्यापारी थे उनका सामान कोई खरीदता ही नहीं था, उनका सामान महंगा हो जाता था। तो व्यापारी वर्ग तो और ज्यादा परेशान थे, इसलिए वो इस आंदोलन में कुछ ज्यादा ही हिस्सा लिए और उनके पास पैसा भी था, वो पैसे से भी आंदोलनकारियों की मदद किया करते थे। व्यापारी वर्ग बहुत ज्यादा उसमें हिस्सा लिए थे, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान कोई था तो व्यापारी थे। क्यों? क्योंकि उनका सामान ही नहीं बिक रहा था, अंग्रेजों का सामान यहाँ आके बिकता था सस्ते दाम में, वो बेचारे परेशान थे। इसके बाद जो था औरतें, पहली बार कोई ऐसा आंदोलन होता है जो कि भारत में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें महिलाएं सबसे पहले आती हैं, तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन ही था। यहाँ पर औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो बड़े संभ्रांत घर की जो औरतें थी वो भी इस आंदोलन में आई और नमक बना बना के उन्होंने इस कानून को तोड़ा था। अपने घर में उन्होंने नमक बनाया था और कहने का मतलब पूरे सविनय अवज्ञा को उन्होंने सफल बनाने की पूरी कोशिश की थी औरतें। उसके बाद क्या था? श्रमिक लोग, जो मजदूर लोग थे, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर एक द्वेष था। द्वेष का मतलब हुआ क्या कि जैसे जो श्रमिक थे ये क्या थे कि व्यापारियों के यहाँ, इनके यहाँ मतलब काम करते थे, भाई मजदूरी करते थे, तो इनको व्यापारी लोग बहुत परेशान करते थे। भाई वो उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो उनको परेशान करते थे। तो अब ये व्यापारी लोग चूंकि कांग्रेस से मतलब मिले थे, इसलिए अब इनका विरोध करने के लिए श्रमिक क्या किए कि इस विरोध से अलग हो गए। इस आंदोलन में बाद में इन्होंने अपना हिस्सा लेना बंद कर दिया। चूंकि अंग्रेजों से ज्यादा तो कौन सताता था इनको? व्यापारी ही सताते थे और यहीं के व्यापारी सताते थे। इनको लगता था कि यार हम अंग्रेज से ज्यादा तो यही हमको सता रहे हैं, ये हमारे देश के हैं, व्यापारी हैं, इनके यहाँ काम करते हैं, तो हमको परेशान किया जाता है। तो ये लोग बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि इस आंदोलन से अपना पैर सिमटने लगे,
अलग होने लगे। तो फिर भी लेकिन इनका योगदान था श्रमिकों का। तो आप लिख सकते हैं कि देशवासियों में सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, कुछ कम कुछ ज्यादा। अब जो ज्यादा लिए उनका ज्यादा कहीं न कहीं स्वार्थ था, और जो कम लिए उनका भी स्वार्थ था, परंतु कहीं न कहीं किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। जैसे श्रमिक लोग काहे कम साथ दिए? क्योंकि वो व्यापारियों से परेशान थे, वो अंग्रेजों से ज्यादा व्यापारी से परेशान थे। उनको अंग्रेज व्यापारी क्या करते थे? काम करवाते थे, उनको मजदूरी नहीं देते थे, तो व्यापारियों से चिढ़े थे। तो जहां व्यापारी जाते थे वहां पर वो नहीं जाते थे, क्योंकि व्यापारी खुलकर सपोर्ट कर रहे थे इस आंदोलन का। तो कहे तुम सपोर्ट कर रहे हो तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे ये आप सविनय अवज्ञा आंदोलन से श्रमिक लोग अपने आप को अलग करने लगे। ये तो कुछ बातें यहाँ पर मैंने बताई। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो सीमाएं थी वो क्या थी। एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या है। सीमाएं का मतलब कहां जाके ये फेल हो जाता था, कहां जाके ये फेल हुआ, किस स्थान पर फेल होता नजर आया, उसकी सीमा कहां तक थी, बाउंड्री कहां तक थी। सीमा का मतलब बाउंड्री होता है कि कहां तक जाके वो आंदोलन सफल रहा। तो उसकी सीमाएं कहां पर खत्म हो जाती थी? सबसे पहले मैंने अछूतों पर बताया है। अछूत, अछूत का मतलब एक समाज में एक ऐसा वर्ग था जिसको लोग छूते नहीं थे। ऐसा माना जाता था कि ये अछूत वर्ग है, इनको छू लेने से हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो अछूत लोग चूंकि बहुत परेशान थे कि यहाँ किसी भी सार्वजनिक स्थल पर वो नहीं जाते थे। यहाँ तक कि बताया जाता है कि जिस कुएं से अगर वो पानी भर लेते थे तो उनको उसी कुएं में डाल दिया जाता था और उस कुएं से पानी भरना बंद हो जाता था। तो अछूत लोग जो है अपने आप को समाज से बिल्कुल अलग कर लिए थे। तो उनको लगा कि जब हम समाज में है ही नहीं है, इस समाज की मुख्य धारा में हम ही नहीं, तो आंदोलन में क्यों जाएं? भाई एक तो भारत, उनको वही हाल उनका था जो श्रमिकों का था। वो सब अंग्रेजों से ज्यादा परेशान किससे थे? यहाँ के लोगों से परेशान थे, क्योंकि यहाँ के लोग उनको छूने से मना करते थे। वो अगर कहीं उनको जाना होता था तो कहते थे भैया तुम ढपली बजाते हुए चलो। इनके हाथ में एक ढपली पकड़ा दिया गया था कि तुम कहीं जाओ तो ढपली बजाते हुए जाओ, ताकि लोगों को पता चल जाए कि तुम आ रहे हो, लोग रास्ते से हट जाएं। तो ये कहीं ना कहीं जो समाज में जो एक बुराई थी अछूतों वाली, ये पूरे समाज को एक कहीं न कहीं गड़बड़ करके रखी थी। और ये अछूत जो थे ये किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लिया, और स्पेशली सविनय अवज्ञा आंदोलन में तो बिल्कुल इन्होंने नहीं लिया। कि क्या मतलब है, जब हमको अछूता ही घोषित किया गया है तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वहां पर जाके सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं खत्म हो जाती थी। कहां पर? अछूतों पर। इसके बाद आप इसको डिटेल में लिख लीजिएगा, जो बातें मैं बोल रहा हूं आप इसको अपने नोट्स में, अपने कॉपी में अच्छे ढंग से लिखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं जो है सबसे पहले अछूतों पर खत्म हो जाती हैं। और कैसे खत्म हो जाती है कि समाज में जो अछूत वर्ग थे उनसे लोग दूरी बनाते थे, हर आदमी उनसे दूर रहता था। तो जब उनसे सब दूरी बना रहे तो आंदोलन में क्यों जाएं? भाई उनका कोई फायदा ही नहीं है। और फिर अंग्रेजों से उनको कम मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं थी जितना यहाँ के लोगों से दिक्कत थी। अंग्रेज तो उनको कभी कुछ नहीं कहे कि आप ढपली बजाते हुए चलो, लेकिन यहाँ के लोगों ने उनसे कहा कि आप ढपली बजाते चलो, भोपो बजाते चलो, ताकि कोई पता लग जाए कि तुम आ रहे हो। अगर कोई बिना भोपो बजाए या बिना ढपली बजाए अगर कहीं घुस जाता था तो उसको मार डाला जाता था। तो कहीं ना कहीं अछूत वर्ग जो थे वो परेशान थे और इस आंदोलन में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। दूसरा जो था, दूसरी सीमाएं जो थी वो मुसलमानों को लेके थी। मुसलमान भाई भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन में अपना उतना रोल नहीं निभाए जितना कि निभाना चाहिए था। उसका कारण क्या था? उसके पीछे भी कारण है भाई। जैसे कोई व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहा है, जैसे अछूत लोग काहे नहीं किए? क्योंकि ये जानते थे कि हमको यहाँ पर कोई वेटेज मिल ही नहीं रहा है, हमको कोई सम्मान दे ही नहीं रहा, तो इनके लिए लड़े क्यों? तो उनको लगा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। वही हाल मुसलमानों का था कि आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस की काफी अच्छी पैठ बनी थी, लेकिन एक बार क्या हुआ कि ऐसा समझौता होना था कोई कि उसमें दोनों का हस्ताक्षर होना था कि अगर ये समझौता हो जाएगा तो पूरे देश के हिंदू और मुसलमान एक साथ रह के कोई आंदोलन करेंगे, एक साथ कोई काम करेंगे। उसी समय हिंदू महासभा जो था वो क्या किया, उसका एक बयान आता है और उसका बयान आता है उसमें कोई जो उस समय अध्यक्ष था उन्होंने कहा कि भाई मुसलमान हमारे साथ रहें या ना रहें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे मुसलमान भाई नाराज हो गए और ये हिंदू महासभा किसकी तरफ झुकाव था? कांग्रेस की तरफ। तो जाहिर सी बात है कि जो ये कांग्रेस की तरफ झुके थे तो ये धीरे धीरे आंदोलन से ये भी बाहर होने लगे, क्योंकि इनको भी जब वहां पर ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था कि बिना मुसलमानों के भी हम कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि उस समय बिल्कुल सबको एक करना था। तो वहां पर भी जाके
ये आंदोलन सीमा समाप्त हो जाती है। तो दो लोग थे अर्थात अछूत और मुसलमान लोग, इनको लेके आंदोलन वहां पर काफी कमजोर पड़ जाता था। ये तो दो बातें हो गई। इसके बाद आता है एक नया टॉपिक, सामूहिक अपनेपन का भाव। अब जब यहाँ पर सीमाएं आपने देखा कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन इन लोगों में जाके समाप्त हो जाता था, तो गांधी जी को लगा कि यार अब ऐसी कोई बात है, अब देश को अपनेपन की जरूरत है। अभी ये कहाँ अपनापन रहा है, अछूतों को अलग फेंका जा रहा है, मुसलमान भाइयों को अलग कर दिया जा रहा है। तो गांधी जी को लगा कि कुछ ऐसा किया जाए कि एक सामूहिकता बने, एक सामूहिक अपनापन बने। भाई पूरा भारत अगर हम एक नहीं होंगे तो हम सैकड़ों साल लग जाएगा, हमारा देश आजाद नहीं हो सकता। बल्कि गांधी जी ने कई बार बड़े बड़े लोगों से कहा कि भाई देखिए, उच्च वर्ग के लोगों से कहा कि आप लोग अपना हृदय बड़ा करिए, अपना दिल बड़ा करिए, ये हमारे लिए अछूत नहीं है, ये भी आदमी ही है। बल्कि गांधी जी ने इस अछूतों को लेकर बहुत सारे काम भी किए और इन्होंने समाज में एक प्रचार भी किया कि भाई यहाँ समाज में कोई अछूता नहीं है। इन्होंने एक नया शब्द अछूतों के लिए दिया, हरिजन। कई बार ये शब्द पूछा गया, हरिजन। आज आप जानते हैं जो हरिजन एक जाति होती है, हरिजन जाति देने वाला कौन था? गांधी जी। इन्होंने कहा ये हरिजन है अर्थात सब ईश्वर के ही संतान हैं, तो हरिजन शब्द देने का काम गांधी जी ने किया। अछूतों पर इन्होंने एक बहुत बड़ा इनका सहयोग किया। यहाँ तक कि देखा जाता है कि गांधी जी ने कई जगह अछूतों के साथ मिलकर भोजन भी किए हैं कि भाई अब आप ये ना समझे कि हम अछूत रह गए। तो सामूहिक अपनेपन का भाव तब विकसित होगा जब सारे वर्गों को एक साथ लेके चला जाएगा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे अछूते हो, चाहे कोई भी वर्ग हो समाज का, सबको एक साथ लेके चला जाए। तो सामूहिक अपनेपन का भाव अब बढ़ेगा कैसे? भाई जगह जगह लोग कई वर्गों में बटे, अछूत अलग घूम रहे हैं, मुसलमान भाई अलग हैं, और समाज के जो निम्न वर्ग हैं, उच्च वर्ग हैं, सबका अलग अलग अपना एक भाव है। अब इन सबको एक साथ करना है, सबको एक सूत्र में बांधना है, और उसी की जरूरत है, तभी हमारा देश आजाद हो पाता। तो इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं, सामूहिक अपनेपन का भाव। तो कैसे सामूहिक अपनेपन का भाव आएगा, इसके लिए मैंने पहला बिंदु रखा है साहित्य, गीत और चित्र के माध्यम से। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, होशियार थे, उन्होंने गीतों के माध्यम से और साहित्य, बहुत सारी कविताएं उन्होंने ऐसी लिखी कि जिनको पढ़ के अपने देश के प्रति क्या होने लगा, लगाव बढ़ता गया। जैसे आज भी आप देखिए कि जब कभी ऐ मेरे वतन के लोगों बजता है या कोई भी राष्ट्रीय गीत बजने लगता है तो रोम रोम खड़े हो जाते हैं, मतलब एक खून बलकने लगता है कि ऐसा है। तो गीत के माध्यम से और साहित्य के माध्यम से लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया गया, सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित किया गया। चित्रों के माध्यम से भी ऐसा काम किया गया, जगह जगह दीवारों पर ऐसे ऐसे चित्र बनाए गए, ऐसी पेंटिंग बनाई गई जिससे अपनेपन का भाव प्रकट हो। जैसे कोई मान लीजिए लंगड़ा है, उसको चित्र बनाया गया, कोई एक आदमी उसको सड़क पार करा रहा है, उसको देखकर भी लोगों के अंदर एक भाव जगता था कि नहीं यार ये तो अच्छा काम हो रहा है। तो लोगों में एक सौहार्द की भावना बढ़ी, एक पुत्र अपने पिता का पैर छूता हुआ दिखाया गया है, इससे भी लोगों के अंदर लगा नहीं ये संस्कार, मतलब कहीं ना कहीं से चित्रों के माध्यम से, भाई जो लोग पढ़े नहीं थे वो चित्र देख के समझते थे। तो साहित्य, गीत, चित्र, इनके माध्यम से भी सामूहिक अपनेपन के भाव को विकसित करने का प्रयास किया गया। अगला जो पॉइंट हमने नोट किया है वो है 1870 में क्या होता है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी रहते हैं, ये भारत माता का पहला चित्र बनाते हैं। भारत माता को भारत पिता क्यों नहीं कहा गया? जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो पहला चित्र बनाया वो भारत माता का ही बनाया, अर्थात वो महिला का ही चित्र बना था। भारत माता का पहला चित्र 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बनाया गया, और इनकी स्तुति के लिए, भारत माता की स्तुति के लिए सबसे पहले वंदे मातरम गीत जो है इन्होंने ही लिखा। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब लिखा है? 1870 में। तो इस गीत के माध्यम से भी कहीं ना कहीं लोगों में सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित किया गया। उसके बाद जो दूसरा काम होता है, बंगाल में सबसे पहली बार तिरंगा झंडा बनता है, अर्थात पहली बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि तिरंगे झंडे का निर्माण किया जाता है। किसी तिरंगे झंडे का संकेत क्या होता है? अपनेपन का, एकता का, राष्ट्रीय एकता का। तो वहां पर एक तिरंगा झंडा बनाया जाता है, और उस तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं, हरा, पीला, लाल। हरा, पीला, लाल। और उस तिरंगे झंडे में 8 कमल के फूल रहते हैं, और ये 8 कमल का फूल कोई किसी चुनाव चिन्ह का प्रचार नहीं था, बल्कि उस समय कुल 8 राज्य थे, और 8 राज्यों को 8 कमल के फूल के माध्यम से दर्शाया गया था। उसके बाद इसी दौरान गांधी जी भी अपना एक झंडा
तैयार करते हैं। और उन्होंने भी एक तिरंगा झंडा बनाया जिसमें सफेद, हरा और लाल कलर था, 3 पट्टियां थी और उसके बीच में क्या बना था, चरखा बना था। तो चरखा का संकेत होता है राष्ट्रीय एकता, स्वावलंबी, अर्थात हम किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे। हमारा भारत बिल्कुल खुद इतना संपन्न है कि हम किसी अंग्रेज के ऊपर या किसी भी विदेशी लोगों के ऊपर हम डिपेंड नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से बच्चों सामूहिक एकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं कि इस आंदोलन की सीमाएं क्या थी, इस सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे बढ़ाया गया, सारी बातों को मैंने बताया और ये टॉपिक आपका पूरा पाठ समाप्त हो गया। अगर कहीं से कोई टॉपिक छूटा हो, मैंने पूरी एनसीईआरटी को पढ़ाने की कोशिश की है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक लगती है तो आप उन टॉपिक को भी, अगर कुछ एक आध टॉपिक वैसे तो एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर मान लीजिए आपको लगता है कि कोई टॉपिक अगर छूटा है तो आप कमेंट में लिखिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक छोटा वीडियो उस सारे सभी टॉपिकों का एक बना लेंगे तो ताकि आपको कोई दिक्कत न होने पाए। और दूसरी बात यह है बच्चों कि आप एक अच्छा सा नोट्स बनाइए और यहाँ पढ़ने के बाद आप इन बातों को, चूंकि सभी बातों को हम यहाँ पर लिख नहीं सकते, हम पॉइंट पॉइंट लिख लेते हैं और उसकी व्याख्या आपके सामने करते हैं। आप यही व्याख्या अपने कॉपी में करेंगे, अपने एग्जाम में करेंगे, अपने प्रतियोगी परीक्षा में करेंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छा अंक मिल सके। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, क्लास समझ में आया हो तो आप लाइक करिए और इसको अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।